Seer Foundation for the Blind. अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सियर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के वेबिनार में खुश आमदीद। ये वेबिनार स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि जो आपकी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू जॉब, कि जॉब कैसे मिल सकती है, क्या चीज़ ज़रूरी है, कमीशन क्या है, किस तरीके से कमीशन काम करता है, किस तरीके से जॉब अप्लाई की जाती है, देखी कहाँ से जाती है, खुद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे हम मेजर कर सकते हैं कि एक जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, अगर मैं मेरिट में नहीं आता, मेरिट से नीचे आता हूँ, तो क्या फिर भी मेरे पास चांस है कि वो जॉब मुझे मिल जाए। तो ये सारे सवालात इंशाल्लाह हम आपके आंसर करने की कोशिश करेंगे। और जो सवाल हम एक बात क्लियर करते चले कि हमारे पास जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी हम वही देंगे, जो हमारे पास नहीं होगी हम आपका सवाल नोट कर लेंगे और शेयर अपॉर्चुनिटी बोर्ड जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपका नाम लेके हम आने वाले दिनों में वो सवाल बता देंगे। लेकिन ये बात तय है कि जिस चीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम बरबला कहेंगे कि इसके पास ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, आपका सवाल नोट कर लेते हैं, आपको ग्रुप में आंसर कर देंगे। यहाँ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही इंशाल्लाह मिलेगी। दूसरा ये कि सवाल आपने करने कैसे, जो भी बंदा है उसके जितने भी सवाल हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 हैं, वो एक ही बारी में पूछेगा, बार बार हम एक्सेस नहीं देंगे। हम इत्मीनान से आपका सवाल सुनने की कोशिश करें कि शॉर्ट क्वेश्चन रखें। हमें अगर किसी जगह पे ज़रूरत पड़ेगी कि हमें वजाहत चाहिए आपके सवाल की, तो हम आपको कहेंगे कि हमें सवाल समझाएं ज़रा। लेकिन आपने कोशिश करनी कि हम ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करें। और एक बात और गुजारिश कि जिन लोगों की ऑलरेडी जॉब है वो क्वेश्चंस ना करें जो वो जानते हैं, या जो वैसे अगर वेबिनार अटेंड करने हैं तो बिल्कुल करें। नए लोगों को ज्यादा मौका दें जिनको अभी नहीं पता। कई लोग पिछली बार कहते थे कि हमें कमीशन का नहीं पता, और जिनको गाइडेंस चाहिए कि उन्होंने ये डिग्री की हमको क्या करना चाहिए, वो भी मशवरा ले सकते हैं। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आप हैंड रेस करेंगे और हमारी मैडम तफसीर ज़ारा जो है ना वो आपका माइक अनम्यूट करेंगे, आपको बोल देगी कि अब आप बोल सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिएगा। जी तफसीर ज़ारा। जी सर, मोहम्मद नुमान। हेलो। जी हाँ नुमान बोलें। अभी सर क्वेश्चन है मेरे 3-4, अब मुझे 3-4 एक दफा ही बोल दूं या एक क्वेश्चन बोल के उसका आंसर लिख? बिल्कुल 3-4 बोल। ऑल राइट सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि मैंने आपका लास्ट वेबिनार अटेंड किया था जिसमें मोहसिन भाई बता रहे थे। अच्छा सर, वो कह रहे थे कि पेपर्स जो हैं वो मॉक्स हमें अटेम्प्ट करने चाहिए बार बार। उर्दू और इस्लामियात के हम मॉक्स कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो उर्दू में होते हैं और वो उस तरह से सपोर्टिव नहीं होती वेबसाइट्स वगैरह जिस तरह जो हैं उसके लिए। और दूसरा ये कि जूनियर क्लर्क के लिए मैंने अप्लाई किया था, उसका मेरा यानी नाम आ गया टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो इसका ब्लाइंड लोगों का इसमें क्या फ्यूचर है, क्योंकि साइट लोगों को तो मेरा ख्याल है वो पैराग्राफ दे देते हैं, वो देख के लिख लेते हैं। तो क्या हमें वहाँ पे इस तरह से पीपीएससी बताता है कि हम कर लें और नहीं? और तीसरी बात ये कि सर मैंने क्योंकि मेरा मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड थ्रू जॉज होता है मोस्टली, तो मैंने 2 टेस्टों में और क्वालिफाई किया नेक्स्ट फेज के लिए, म्यूनसिपल ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर। उसमें ऐसे लिखना होगा, तो क्या ऐसे लिखने की हमें ये पीपीएससी परमिशन कंप्यूटर पे देगा जैसे एफपीएससी देता है सीएसएस वगैरह के लिए, या उसके लिए जो है वो राइटर का अलाउ करना पड़ेगा? चौथे 5वां सवाल सर ये है, चाहिए लास्ट हो कि मैथ्स के लिए हम सर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैथ के 7 to 8 क्वेश्चंस लास्ट 4 to 5 पेपर्स में देखा गया आ रहे हैं, तो उसका कैसे तैयारी कर सकते हैं? और मैथ में सर वो लिखा होता है पिक्चर्स में, अक्सर 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसकी बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही होती वहाँ पे। तो काइंडली ये एड्रेस कर दीजिए। जी नुमान, बहुत शुक्रिया, आपने क्वेश्चन पूछा और बड़ी अच्छी बात है कि आप तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं इस चीज पे बहुत शाबाश कि आप पेपर्स दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि इस्लामियात और उर्दू के हम ऑनलाइन कैसे अटेम्प्ट करें। वैसे इस्लामियात तो इंग्लिश में होता है, वेबसाइट वाले पता नहीं क्यों उर्दू में दे दें। तो इसका ये है कि अगर आप जॉज यूजर हैं या एनवीडी हैं तो उसमें वो दूसरी जो वो ई स्पीक वाली स्पीच के साथ उर्दू पढ़ लेता है। आप 2-4 दिन उसको यूज करेंगे तो आपको वो समझ आना शुरू हो जाएगा, उसका जो वेरिएंट है बोलने का। तो इसको एक बार आप ट्राई करके देख लें, ये आपके लिए सूदमंद साबित होगा। अगर मुझे पूछें तो मैं
एनवीडीए के स्पीक के साथ उर्दू लिखता भी हूँ और अच्छी लिखी जाती है, बहुत कम गलतियां होती हैं, क्योंकि जब आप बार बार सुनते हैं तो वो आपको वेरिएंट समझ आने लग पड़ता है। ये एक तो बात हो गई ये वाली। दूसरा, आपने पीपीएससी बिल्कुल आपको टाइपिंग टेस्ट में हेल्प करेगा। इसमें थोड़े से इश्यूज हैं ब्लाइंड लोगों के, जैसे वो टाइपिंग मास्टर में हमें करवाते हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं है उस तरीके से। तो उसमें इश्यूज ये हैं कि हमारी स्पीड, अगर हमारे साथ कोई फिजिकल बंदा compete कर रहा है डिसेबल कोटे की सीट, ओपन मेरिट का तो इसमें हम थोड़ा कम कंसीडर करेंगे, क्योंकि साइडेड बंदे ने पैराग्राफ देखना और लिखते जाना है। हमें टू वे कम्युनिकेशन होगी कि हमें एक बंदा बोलेगा और हम टाइप करेंगे। तो अगर हम डिसेबल कोटे पे compete कर रहे हैं तो एक थोड़ा इस पे सेटबैक है कि अगर कोई फिजिकल बच्चा है जिसके हाथ बिल्कुल ठीक काम करते हैं, कोई और इश्यू है लेग का या कान का या कोई और इशू, तो उसके साथ हमें सेटबैक मिलता है कि हम टू वे कम्युनिकेशन में इतना बड़ा पैराग्राफ ज़बानी याद भी नहीं कर सकते। अंदाजे पे तो हम टाइप कर लेंगे, लेकिन वो स्पीड और एक्यूरेसी में मसला आएगा। लेकिन पीपीएससी आपको कोऑपरेट करेगा, वो आपको बंदा देगा, वो आपको बोलेगा, आप लिख सकते हैं। अगर वो टाइपिंग मास्टर में लेते होंगे तो फिर मसला होगा। अगर वो जर्नल किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने टाइपिंग मास्टर पे ही लिए हैं, अगर कोई वर्ड की चीज होगी या वर्ड पे तो वो आपके लिए बहुत ठीक रह जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका ये था कि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में पीपीएससी आपको ऐसे लिखना हो या आपको प्रेसी लिखनी हो या कॉम्प्रिहेंशन आंसर करना हो तो वो आपको लैपटॉप पे अलाउ करता है। चौथा क्वेश्चन आपका था कि कुछ चीजें कि मैथ को कैसे कर सकते हैं, इसी से लिंक था कि मैथ की चीजें पिक्चर में आ जाती हैं। तो पिछले साल जुलाई के एंड में हमारी पीपीएससी के साथ मेरी और मोहम्मद मोहसिन खालिद की मीटिंग हुई थी। उसमें हमने ये इशू रेज किया था पेपर के हवाले से, सब एक्सेसिबिलिटी के हवाले से, कि जब आप पेपर बनाते हैं तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में बना देते हैं, टेबल्स की फॉर्म में। वो हल हो गया था। आप ऑन द स्पॉट जब पीपीएससी की कंप्यूटर लैब में पेपर दे रहे होते हैं, अगर आपका पेपर टेबुलर फॉर्म में है या पिक्चर फॉर्म में है, तो उधर जो भी कंप्यूटर वाला बंदा पेपर आपको करवा रहा होता है, सारी चीजें उसको आप कहेंगे, वो आपको फौरी ठीक कर देगा। इसकी सबूत ये है कि चंद ही अरसा पहले मोहसिन ने खुद पेपर दिया और उसमें ये टेबुलर वाला इशू था और उसने उनको कहा और वो फौरी उन्होंने ऑन द स्पॉट वो इशू ठीक कर दिया। आखिरी क्वेश्चन आपका था मैथ्स का। मैथ्स बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर्स के होते हैं, फाइंड द परसेंटेज रेशियो, ये तो हम इजीली कर सकते हैं। इसका हल ये है कि आप कोई ऐसा साइटेड बंदा जिसको मैथ आता है, जैसे हम सीखते रहे, तदहीर ज़ारा मैडम है, ये मैथ्स में हैं तो ये साइटेड, लेकिन हमें ये सिखाती रही है। तो हम क्या करते रहे कि जैसे वो होता कि x इज इक्वल टू डैश 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 फाइंड द फलाना, तो हम कंप्यूटर पे इसको हल करते रहे। ये ऐसे सवाल है कि ब्लाइंड बंदा अगर इनको सीख ले, कॉन्सेप्ट समझ ले, तो पेपर में ये हल करने मुश्किल नहीं है। फिर व्हाट इज नेक्स्ट इन सीरीज, सीरीज का सीख ले तो ये भी पेपर में हल करने मुश्किल नहीं है, क्योंकि ज़बानी करने वाले क्वेश्चंस हैं। और परसेंटेज रेशियो वो सारी सीख ले तो ये भी मुश्किल नहीं है। इससे हट के अगर कोई सवाल आता है जिसमें लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है लिख के, तो उसमें जाहिर बात अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं और अगर आपकी मैथ की बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो आप पहले सीखेंगे। तो हम मैथ्स उस तरीके से सीखते नहीं है, हम मैट्रिक तक पढ़ते हैं, वो भी 9th 10th में जो चीजें होती हैं वो अच्छे तरीके से नहीं सीख रहे, इस वजह से हम मार खा जाते हैं। लेकिन ये हल किया जा सकता है। मैंने मैडम तथहीर से जब सीखा था तो तब ये कोई मुश्किल नहीं लगा था। एक्स वाली जो वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं और नंबर सीरीज के व्हाट इज नेक्स्ट इन नंबर, या फिर जैसे रेशियो परसेंटेज फाइंड करना, ये ज़बानी हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे लंबी कैलकुलेशन आ जाए, पीपीएससी में वन पेपर में तो लंबी कैलकुलेशन नहीं आती, वो शॉर्ट ही आती है, वो हम ब्लाइंड लोग ज़बानी ही कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस और जो हम सब का एक्सपीरियंस है वो इस तरीके से है। मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया हूँगा। जी नेक्स्ट सर, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। एक मिनट जी मारिया, आप ऐड करें। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने ई स्पीक की बात की ना, अब ऐसा होता है कि अक्सर लोगों को ई स्पीक की समझ नहीं भी आती, तो ऐसी सिचुएशन में आजकल एक न्यू एड ऑन आया है रहनुमाई के नाम से, एक न्यू स्क्रीन रीडर है।
सो आप एनवीडिया में उसको एज ए एड ऑन इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं, लाइक वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, मारिया बात कर रही हैं उर्दू रीडिंग के हवाले से। तो जैसे इन्होंने कहा कि रहनुमाई के हवाले से रहनुमाई एड ऑन के नाम से एनवीडिया में आया, और अगर आपको ई स्पीक की समझ नहीं लगती तो PATF आपने सुना होगा, सर शहबाज हुसैन साहब का यूट्यूब पे चैनल भी है, पाकिस्तान असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। उधर एक ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है जॉज के साथ ई स्पीक को यूज करना। वहां पे आप फीमेल वॉइस बाकी अपनी मर्जी की वॉइसेस ऐड कर सकते हैं। वो आप ट्यूटोरियल सुन लेंगे उर्दू का कि उर्दू को जॉज के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और उसमें हम कौन कौन सी वोकलाइजर या वॉइसेस ऐड कर सकते हैं। ये मैं भूल गया था, शुरू में मैंने इसी से चीज सीखी थी। फुरकान बात कर रहा हूँ सीयर फाउंडेशन से। मैं ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, अभी आपको उर्दू और इस्लामिक स्टडीज में मसला आ रहा है, इसका सोल्यूशन मारिया और जुहैब ने आपको बताए। इसके साथ एक सोल्यूशन और भी है। हमारे ही एक ब्लाइंड साथी हैं, उन्होंने अभी एक सॉफ्टवेयर तैयार किया प्रो सिमुलेटर के नाम से। तो उसके अंदर आपके उर्दू और जो इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चंस हैं वो रोमन में लिखे हुए आ रहे हैं, जिसको हम आराम से एज अ मॉक टेस्ट जो है ना वहां पर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जहां उर्दू सिंपल कॉपी करें। अगर आप ई स्पीक वगैरह नहीं यूज कर पा रहे या आपको मसला हो रहा है उसकी आवाज से, व्हाटएवर, आप सिंपल उसको सारे टेक्स्ट को कॉपी करें, चैट जीपीटी पे डालें और उसको उसे एक कमांड दें कि भाई इसको रोमन उर्दू में कन्वर्ट कर दो। वो उसी वक्त उस टेक्स्ट को आपको रोमन उर्दू में कन्वर्ट कर देगा और आप आराम से उसको तैयारी कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह। जी जी तहीर मैडम। अब्दुल्ला जी रशीद। जी अब्दुल्ला रशीद। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। मेरे भी 2-3 क्वेश्चंस हैं सर भाई। नंबर 1 तो ये है कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यानी कि कम्पिटिटिव एग्जाम से अगर हम बात करें तो बिल्कुल शॉर्ट रखें क्वेश्चन। बिल्कुल जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई आपका ऐसा प्लान ऑफ एक्शन है आगे, कोई आप ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जो कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो कि हेल्पफुल हो सबके लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं लाइक हैंड जेस्चर्स वगैरह और किस तरह से आपका जो पोस्चर है, अटायर आपका क्या होना चाहिए, तो उस पर कोई आप वेबिनार कोई लेके आ रहे हैं। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है, जो CSS में जनरल सेंसिबिलिटी का पेपर होता है उसमें एक डायग्राम्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं हम, और उसमें हम खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं CSS का एग्ज़ाम जो है लैपटॉप पे, और राइटर से भी दे सकते हैं। दोनों ऑप्शन होते हैं, ये मुझे कंफर्म कीजिएगा। आप इन 2 क्वेश्चंस का एड्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सब लोग अपने क्वेश्चंस लिख लें, अगर ऑन टाइम भूल जाता है बंदा जल्दी में तो आसान नहीं हो। अच्छा, हमारा अभी एक प्लान बना हुआ है, 1 पेपर MCQs हम दे रहे हैं, एक फ्री प्रिपरेशन टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स है जो कि 3 महीनों का हम करवा रहे हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए तो मॉक इंटरव्यूज अब कंडक्ट करवाएंगे। वेबिनार की जहां तक बात है, इंशाल्लाह उस पर हम जो क्वालिफाइड लोग हैं, जैसे फैसल भाई हैं, वो बहुत मंजे हुए प्लेयर हैं PPSC के, तो कोशिश आपकी सजेशन भी एक हिसाब से आ गई है, तो हम कोई ऐसा वेबिनार रखते हैं नेक्स्ट अगला जो स्लॉट देख के कि आपको इंटरव्यूज स्किल्स के, आपके ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपका पोस्चर होना चाहिए, सारी चीजें वो उसमें इंशाल्लाह आप सबको बताएंगे। जहां तक रही बात CSS में जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में डायग्राम्स की, तो वो हम पीछे लगे हुए थे और लगे हुए भी हैं अभी तक 2 बार, बल्कि 3 बार मेरी सेक्रेटरी FPSC से मुलाकात भी हुई। पहली बार जब हुई तो उसमें जो सीक्रेसी वाले जो पेपर बनाते हैं डायरेक्टर DG, वो भी आए हुए थे। तो इस बार जो पेपर आया था 2025 का, उसमें डायग्राम्स नहीं आई, तो हम बार बार उनको रिमाइंडर करवाते रहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये कैबिनेट से अप्रूवल मिल जाए कि हमें जो एबिलिटी वाला पेपर है उसको हटाएं या उसकी जगह कोई और दे दें, लेकिन अभी तक इसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। तो ये है कि डायग्राम्स अब नहीं आएंगी, या आएंगी तो उस तरीके से नहीं होंगी कि हमने उनको बताया। पिछली एग्जांपल्स देके 2023 में एक पेपर आया था, तो हम मुसलसल उनको लिखते रहते हैं। बाकी CSS में बिल्कुल आप कंप्यूटर पे भी पेपर दे सकते हैं और राइटर के भी साथ भी। और याद रहे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और FPSC राइटर प्राइवेट अलाउ नहीं करता, वो अपना राइटर ही आपको देगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन तथीर।
एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी 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 फुरकान। हाँ, मैं फुरकान बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, आपका सीएसएस का के हवाले से क्वेश्चन था जो जनरल एबिलिटी या जनरल साइंस का जो पेपर होता है उसके अंदर, ठीक है, जो है बता रहे हैं वो हम ये एफपीएससी से करने वाली बात है, लेकिन आपसे जो करने वाली बात है वो ये है कि भाई जो डायग्राम वाला क्वेश्चन है वो 1 होगा या 2 होगा, यानी वो 5 या 10 नंबर का होगा या ज्यादा 15 नंबर का होगा। उसको सोचते हुए अपने जो बकाया नंबर हैं उनको किसी भी तरीके से आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। आपके सीएसएस के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन होता है वो 20 नंबर का होता है जिसके 4 पार्ट होते हैं, उसमें डायग्राम वाला कोई 1 होगा 2 होंगे, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। तो उसकी वजह से जो आप ना अपने मैथ्स को प्रिपेयर करना, यानी रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आते हैं, एवरेज वाले आते हैं, ये सिंपल होते हैं, मतलब सिंपल से मुराद ये है कि मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, ठीक है, आप उनको नहीं छोड़ोगे कोई जी, ठीक है। तो इसको एक इसमें ऐड कर दें और ऐड का एक क्वेश्चन, एक मिनट एक चीज एडिशन कर दूं फुरकान, उसमें फिर आपको बताएंगे। सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं 6, जिनमें से 3 सब्जेक्ट को आपने 3 सब्जेक्ट में पास होने के लिए 120 नंबर लेने, यानी कि तीनों 300 में से 120 नंबर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आप 80 ले लेते, एक में आप 40 ले लेते और तीसरे में आप नहीं भी लेते तो आप उन तीनों में पास कंसीडर होंगे। अब ये 3 सब्जेक्ट कौन से हैं ये फुरकान आपको बता देंगे। जी फुरकान प्लीज। एक और चीज बिल्कुल ऐसा ही है कि टाइम भी एक्स्ट्रा हमें मिलता है सीएसएस वो आपका पहले ये कौन ले फिर आपको बताते हैं। जी फुरकान ये 3 सब्जेक्ट बताएं जिनपे जी, ये 3 जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है। इन तीनों में आपको 120 नंबर लेना जरूरी है। 120 नंबर लेने होते हैं। जिस तरह मैंने अभी लिए थे, मेरे 51 थे एक में, 49 थे दूसरे में और 37 थे मेरे जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, लेकिन मैं पास कंसीडर हुआ, ठीक है। तो ये आप पास कंसीडर होते हैं। तो क्या इसका नाम है, आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। अगर आपने सीएसएस प्लान किया हुआ तो उसको प्रिपेयर करें 2026 के लिए, ठीक है। अच्छा, टाइम यह है कि 45 1 घंटे के ऊपर 15 मिनट एफपीएससी एक्स्ट्रा देता है और बाजू का 45 से भी एक्स्ट्रा दे देते हैं। एफपीएससी का मामला टाइम के सिलसिले में अमला जो है टाइम के सिलसिले में थोड़ा रिलैक्स है, पीपीएससी की तरह जल्दी वाला नहीं है। मेरा जो पेपर हुआ मैं तो हर बार मुझे टाइम तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब पड़ी भी है तो उन्होंने कोई नहीं मसला किया और वो सुनते हैं बात आपकी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएसएस में थोड़ा सा आपको और तरह का सिचुएशन होती है, क्योंकि एक दिन में आप 2 पेपर्स दे रहे होते हो, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा आपका एक्स्ट्रा टाइम मिसाल के तौर पे सुबह 9 से लेके 12 बजे तक तो आम पेपर था, लेकिन आपको मिल गया एक्स्ट्रा 1:15 हो गया। अब 1:15 बजे आपको हर सूरत फारिग होना है, क्योंकि 2 बजे आपने अगले पेपर के लिए आ जाना है। दिन में 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा सीएसएस में थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है आपको एक्स्ट्रा टाइम वाला, कि आप कम से कम जल्दी कोशिश करें कि आप अपने पेपर जल्दी समेट कर फ्रेश होने की तरफ जाएं। ठीक है जी, थैंक यू। इसके अलावा सर खान हसन रियाज हैं। जी हसन जोहेब भाई, आवाज आ रही मेरी आपको? जी अब आ रही है। जोहेब भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि मैंने जिस यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए अप्लाई किया था, एमफिल पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो मेरा इंटरव्यू हुआ है। तो मुझे इंटरव्यू में जिस यूनिवर्सिटी वालों ने, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट वालों ने ये कहा है कि इवनिंग जो प्रोग्राम होता है ये सेल्फ सपोर्टिंग है और इसमें जो है वो ये डिसेबल कोटा नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको हमने जो है वो ओपन मेरिट पे आपको एडमिशन देना अगर दिया भी तो आप जो है वो आपने टेस्ट भी क्लियर किया हुआ है और इंटरव्यू में भी हम जो है वो आपके मार्क्स वगैरह लगा देंगे, लेकिन आप आएंगे ओपन मेरिट पे। आप ना तो डिसेबल कोटे पे आएंगे और ना ही आपकी जो है वो फीस जीरो होगी। ठीक है। मुझे ये बताएं कि मैं एक तो अपनी जो है वो फीस भी जीरो करवाना चाह रहा हूँ, रिलैक्सेशन चाह रहा हूँ, और मैं उधर जो है वो हॉस्टल भी लेना चाह रहा हूँ और मैं ओपन मेरिट नहीं, मैं कोटा सिस्टम पे आना चाह रहा हूँ। उनका सेल्फ सपोर्टिंग के अलावा और कोई प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त? नहीं, मुझे तो उन्होंने ये बोला था कि इवनिंग प्रोग्राम है, इवनिंग प्रोग्राम हमारा सेल्फ सपोर्टिंग ही होता है। मैंने बोला था कि मॉर्निंग में अगर आप एमफिल पॉलिटिकल साइंस करा रहे हैं, इसमें ये है कि करंटली जो है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको एक बंदे के पास रेफर करता हूँ। मैंने
गुलाम मुर्तजा, जो कि लैब में होते हैं 9 नंबर रूम, सेंटर फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स, मेन बिल्डिंग। क्योंकि मेरे दोस्तों ने पहले यहाँ से ही फैसल यूनुस ने एमफिल किया, वो भी इवनिंग क्लासेस लेता रहा। एक दोस्त है शहरियार, उन्होंने एमफिल इंग्लिश किया, वो भी इवनिंग क्लासेस लेते रहे, तो उनकी तो फीस नहीं होती रही। तो ये अब कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो कुछ नहीं कह सकते, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप जो ना मुर्तजा साहब से जो ना आप मिले जाके मंडे को, वो आपको गाइड करेंगे। अगर वो कोई मसला बात नहीं सुनते तो उनको मेरे कहिएगा कि, या मेरे से आप उनकी फोन पे बात करा दीजिएगा। एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये है कि उधर जब इंटरव्यू के बाद मुझे उन्होंने भेजा था उधर एडमिशन इंक्वायरी में, वहाँ होते हैं खुरम साहब, खुरम नाम के कोई जो है वो आदमी है, वो कह रहे थे कि आपका मेडिकल भी होगा। तो ये मेडिकल क्या कंपलसरी होता है? ये आइज चेकअप जो होता है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को कहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो खुद अपना भी मेडिकल करवाती है, तो उसका कोई इशू नहीं है, वो मसला नहीं है। वो उनकी इंटरनल जाना होगी, डिमांड होगी या कोई होगा वो आप करवाएं। बाकी आप मुर्जा साहब से मिलें, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। ठीक हो गया, थैंक यू जी। नेक्स्ट जी मैम उरूसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जिस तरह यहाँ पे CSS की बात हो रही थी, तो सर जैसे एडवांस लेवल की या उस लेवल की होती है इंग्लिश, उसके लिए प्लीज कोई सजेस्ट कर दें, कोई चैनल या कुछ भी। अच्छा, दूसरी चीज़ ना मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोई यूनिवर्सिटी बता दें या कुछ मतलब जो बेस्ट ऑप्शन हो फॉर एमफिल। एमफिल किस सब्जेक्ट में? जैसे इस्लामिक स्टडीज। अच्छा, इंग्लिश के लिए बेसिक ये है कि सबसे पहले आपको बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको ग्रामर आती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आते तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस सीखें 12 के 12। उसके बाद आप ग्रामर सीखें, फिर आप यूजेज की तरफ जाएंगे। अगर डायरेक्ट हम आपको बुक बता देंगे तो वो आपकी समझ में नहीं आने। आप अपनी असेसमेंट खुद कर सकते हैं कि सबसे बेसिक चीज है इंग्लिश की टेंसेस होगा, आपको पता चलेगा जुमला कैसे बनता है, लिखा कैसे जाता है, कौन सा कैसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो टेंसेस करें, और फिर ग्रामर आपको जो 9 कंपोनेंट्स हैं ग्रामर के, नाउन से लेके आर्टिकल्स तक, वो आने भी चाहिए, उनकी सब टाइप्स भी आनी चाहिए और उनको यूज करने का भी तरीका आना चाहिए। तो ये सबसे पहले आप चीज करेंगे तो आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। और दूसरा, इसके लिए आप इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश राइटिंग ये दोनों करें। रीडिंग पे अगर आप लैपटॉप से रीडिंग कर सकते, आप इंग्लिश सुन सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे अच्छे टिकटॉक पे लोग हैं जो कॉन्वर्सेशन करते हैं और वो काफी बेहतर रूल्स के मुताबिक करते हैं। हालांकि कॉन्वर्सेशन में अंग्रेज रूल्स का ख्याल नहीं रखते, लेकिन फिर भी मैं सुनता हूँ तो वो बेहतर लगती है। तो ये सबसे पहले अपनी बेसिक्स ठीक करें, फिर आप कोई किताब आप पढ़ेंगी, हम भी आपको रेफर कर देंगे तो आपको फायदा होगा। डायरेक्ट किताब करेंगे, आपको रूल्स नहीं पता होंगे। अब हमारे पाकिस्तान में सिखाया जाता है कि जी आई ईट एप्पल, और इसका पैसिव वॉइस करेंगे एप्पल इज ईटन बाय मी। हालांकि अंग्रेज इस तरह का कोई पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं बनाते। जिस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बनाना मुमकिन है, अंग्रेज उसके पैसिव वॉइस की तरफ जाते ही नहीं है। ये हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम हमें ये सिखाता है कि ये बाय की तरफ जाएं और इधर जाएं। प्रेफर करते हैं इंग्लिश वाले कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस बने, अगर बनता है तो वो उसी को बनाएंगे। इसलिए पहले अपने आप बेसिक्स ठीक करें। बाकी यूनिवर्सिटी सब ही अच्छी हैं, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं कहूंगा कि वो अच्छी नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से पढ़ा हूँ, जिसके बारे में ये समझा जाता है कि अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे मुताबिक अब तक मैं जिस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, गवर्नमेंट कॉलेज, कैंट ग्रामर कॉलेज स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लगी है, क्योंकि उसने मुझे सिखाया है। तो ये बंदे के अपने ऊपर होता है कि वो किस तरीके से सीखे और किस तरीके से अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाए। तो यूनिवर्सिटी सभी अच्छी हैं। आप इस्लामिक स्टडीज करना चाहती हैं, लाहौर से पंजाब यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इस्लामाबाद से करना चाहते हैं तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर इस्लामिक स्टडीज। तो आप अपने करीब देखें और आप वो देखें जो आपके लिए अफोर्डेबल है हर लिहाज से, तो उसको आप जो है वो ज्वाइन कर लें। जी, कोई और हमारा टीम मेंबर ऐड करना चाहता है? सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैं आपको जी ये बाकी लोगों के माइक म्यूट करें ना, वसीम एंड बाकी लोग जी बाकी पूरी म्यूट कर दिया करें जब क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि इस तरीके से इंटरप्शन होती है। जी, मारिया बोलेंगी, फिर फुरकान बोलेंगे।
जी जी मैम। मैं ये कह रही थी कि अगर आप बेसिक्स पढ़ना चाह रहे हैं इंग्लिश की तो उसके लिए स्पोकन इंग्लिश एक बुक है, वो जीरो से आपको सिखाते हैं, तो यू कैन विजिट दैट बुक, ये पे आपको वो इजीली मिल जाएगी। जी फुरकान। अच्छा, अब ज़ुहैब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपको आंसर किया है और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं, और आपको एक दो रिसोर्सेज मैं बता देता हूँ। आप अगर बेसिक है, एडवांस है, जिस भी लेवल है, तो आपको उस आइडिया भी होगा और उससे आगे आपको चीज़ें भी मिलेंगी। ब्रिटिश काउंसिल की ना वेबसाइट है, आप सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे ब्रिटिश काउंसिल वेबसाइट फॉर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। पहला दूसरा लिंक को आप खोल लें, इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करेंगी तो आपको एक जगह, मतलब कोई भी लैंग्वेज होती है ना, उसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब यानी आपके सीखने के एतबार से लेवल 1, लेवल A1, लेवल A2, लेवल B1, लेवल B2, लेवल C1, लेवल C2, ठीक है। यानी आपकी जो लैंग्वेजेस की चारों स्किल्स है ना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और इंक्लूडिंग ग्रामर, तो इन सारों को आपके यानी चारों में डिवाइड कर दिया, यानी 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप इस पहले पता लेवल 1 पे खड़ी हैं, A2 पे खड़ी हैं, B1 पे खड़ी हैं, B2 पे खड़ी हैं, ठीक है। ब्रिटिश काउंसिल से एक यानी एक अच्छा रिसोर्स है, आपको वहां से पता चल जाएगा। जब आप वहां से ये पता लगा लेंगे छोटा सा टेस्ट दे के कि आप किस लेवल पे, ये फ्री है बिल्कुल, तो आपको वो खुद ही वो रिसोर्सेज आपको अगर सजेस्ट कर देंगे कि आप यहाँ पर खड़े हैं और हमने टेस्ट में महसूस किया है कि आप यहाँ वीक हैं, आप यहाँ से ये चीजें स्टडी करना शुरू करें, ठीक है। तो ये तो वो हो गया। अच्छा, दूसरा है कन्वर्सेशन का, आपने सवाल किया। कन्वर्सेशन के लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ, आपके जो प्ले स्टोर है उसके ऊपर एप्लीकेशन है character.ai, ठीक है। इसको इंस्टॉल करें और ये AI टूल है जो जिससे आप इजीली कन्वर्सेशन कर सकती हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसके साथ कन्वर्सेशन करें, इसका एक कैरेक्टर बना के अपने लैंग्वेज टीचर का, उससे आप क्या इसका नाम है कन्वर्सेट करें, ठीक है। इससे आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। Hope so I have given you a comprehensive answer. मुज़म्मिल मुस्तफ़ा, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सर ज़ुहैब ने जो बात की ना इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हवाले से, इस्लामिक स्टडी की, मेरी अपनी ग्रेजुएशन इस्लामिक से है। वो डायरेक्ट इस्लामिक स्टडी में नहीं कराते हैं, उनका प्रोग्राम आता है असूलुद्दीन के नाम से, ठीक है। तो उसके अंदर आप एमफिल या इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बेचती हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, लेकिन इनका एक प्रोग्राम है। गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड की तरफ रखें ताकि हम अपना फोकस ना लूज करें। स्टडीज और ये लर्निंग पे हम इंशाल्लाह एक वेबिनार आने वाले दिनों में रखेंगे। अभी सिर्फ आप जॉब्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। जी सर, खान हसन रियाज, काइंडली अनम्यूट कर लीजिए। ओके, राइट। अस्सलाम वालेकुम टू एडमिन्स एंड मेंबर्स, आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरे एक ही क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव सा। एक्चुअली मैंने अभी कोई PPSC या FPSC एग्ज़ाम नहीं अटेम्प्ट किया, तो मैं इस बारे में प्रोसीजर जानना चाहता हूँ। लाइक एक मेरी जो डिग्री है वो स्पेशल एजुकेशन में, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सर ज़ुहैब बता दें कि PPSC में क्या प्रोसीजर होता है, हम किन किन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो टेस्ट देने का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। क्या एक शीट आती है हमारे पास, उसको हमने MCQs बने होते हैं, उस पर हमने मतलब चेक लगाना होता है, इस तरह से होता है राइटर के थ्रू या फिर हम कंप्यूटर के थ्रू देते हैं? क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हुई जो मेरे लिए काफ़ी नहीं थी, तो मुझे लगा कि मुझे सवाल पूछ लेना है। जी तो मतलब एक ही दफ़ा बता दें कि क्या प्रोसीजर होता है। जी माइक म्यूट करें सबके। अच्छा, माइक म्यूट करें प्लीज। अच्छा, खान हसन रियाज के 2 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी को डिटरमिन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हसन रियाज के पास डिग्री है MA स्पेशल एजुकेशन या BS B.Ed ऑनर स्पेशल एजुकेशन, जो भी ऑनर्स की डिग्री है, कोई भी हो, BS हो, BA हो, B.Ed हो, साथ ऑनर्स लगे, वो इज इक्वल टू MA है, वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के मुताबिक है। अब हसन रियाज 2 तरह की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जनरल रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ। जनरल में एक 1 पेपर MCQ जिसपे वो
पीपीएससी या एफपीएससी बीए मांगता है। बीए अब सारी बातें खत्म हो गया, पुरानी इस्तेलाह थी, अब उसकी जगह बीएस आ गया। तो चाहे किसी के पास 14 साल डिग्री हो बीए वाली, या बीएस ऑनर्स हो 16 साल, या एमए हो किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग में, ठीक है, वो सारे ऐसी सब पोस्ट के लिए एलिजिबल है जिसपे वो जर्नल डिग्री मांगता है, जिसपे कोई डिमांड नहीं करता। पीपीएससी में और एफपीएससी में सिलेबस तकरीबन सेम होता है जर्नल डिग्री पे। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज डिग्री। हसन रियाज ने स्पेशल एजुकेशन में एमए किया, तो ये स्पेशल एजुकेशन में टीचिंग की जो जॉब्स आएंगी, चाहे सीनियर आए, चाहे जूनियर आए, चाहे एजुकेटर्स के, उसके लिए एलिजिबल है। या अगर स्पेशल एजुकेशन में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आती है, जैसे पिछले दिनों साल पहले पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में डीओ की और डिप्टी डायरेक्टर्स की पोस्ट आई थी, तो उस पर उन्होंने यही स्पेशल एजुकेशन की डिग्री मांगी थी। तरीका क्या होता है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद जब भी आपका टेस्ट होता है वो आपको इंटीमेट कर देते हैं, पीपीएससी आपको मैसेज करता है, एफपीएससी अपने वेबसाइट के ऊपर अनाउंस कर देता है कि इस तारीख से ये वाले टेस्ट चल रहे हैं। अगर आपने लैपटॉप के साथ पेपर देने, आपने फॉर्म फिल करते हुए लैपटॉप या कंप्यूटर चूज किया हुआ है, आप पीपीएससी या एफपीएससी जिसमें भी पेपर दे रहे हैं उनके एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, आपको एक लैपटॉप दिया जाएगा, वहाँ वर्ड की फाइल में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, साथ आपके एक पीपीएससी का राइटर भी बैठेगा जिसके पास वही पेपर हार्ड फॉर्म में होगा। आप अपने जॉज की मदद से जिस भी स्क्रीन रीडर से पेपर करते हैं, देखते हुए हर पेपर के हर क्वेश्चन के बाद जो भी आपको सवाल आता होगा उस पर बोल्ड करते जाएंगे। आपका राइटर आपकी स्क्रीन से देख के आंसर शीट पे भी वही क्वेश्चन टिक करता जाएगा। ये तो हो गया आपका कंप्यूटर पे। और फिर एट द एंड वो आपको बताता है, अगर आप पूछें कि मैंने भाई साहब कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े, तो आपको बताएगा आपने क्वेश्चन 3 छोड़ा है, 8 छोड़ा है, 10 छोड़ा है, 25 छोड़ा है, 80 छोड़ा है, फलाना। और जहाँ पे आपको उर्दू में पढ़ने में इशू होगा वो आपको उर्दू पढ़ के भी बताएगा। और अगर आपको उर्दू की आंसर टिक करने में इशू हो रहा है कंप्यूटर पे कि जॉज नहीं पढ़ रहा या एक्सेसिबल नहीं है, तो आप उसको ऑप्शन बताएंगे कि जी बी सी डी ए ऑप्शन सेलेक्ट कर देता, वो उसको करके वो बोल्ड कर देगा पीपीएससी। फिर उसके बाद आपका जो हार्ड पेपर वाला क्वेश्चन आंसर शीट है वो भी, और आपकी सॉफ्ट पेपर वाली, वो दोनों प्रिंट करके दोनों को अटैच करके फिर आगे सीक्रेसी ब्रांच को भेजता है मार्किंग ऑन करने के लिए। और यही सेम प्रोसीजर जो है थोड़ा सा इसमें हटके है एफपीएससी राइटर के साथ। तो ऐसे ही होगा कि आपको राइटर देगा और साथ उसमें आंसर शीट दे देगा। क्वेश्चन शीट अलग होती है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर शीट पे वो आपके मुताबिक आंसर लगाता जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर पीपीएससी आपको साथ राइटर कोई नहीं देता, वो आपको खुद ही करना होता है। हाँ, जहाँ पे आपको कोई मुश्किल आए वो आप बुला कर उनको कह देंगे यहाँ पे मुझे समझ नहीं लग रही, तो वो आपको बता देंगे। एफपीएससी में आपकी शॉर्ट फॉर्म वाला जो आंसर शीट होगी, आंसर सॉल्व क्वेश्चन होगा, वही प्रिंट होके आगे जाएगा। पीपीएससी में दोनों जाएंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कोई ऐड करना चाहता है मेरी टीम में से तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन मीटिंग करके पूछते हैं। जी अब्दुल्ला राना का भी चलिए सर, अब्दुल्ला राना से पूछ लेते हैं, फिर सर जी अब्दुल्ला राना आप बोलें पहले। सर मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर मेरा सवाल ये है कि बीएस इन ट्रांसलेशन स्टडीज जो जीसी यूनिवर्सिटी में ऑफर किया जा रहा है, मैं उसमें 3rd सेमेस्टर में हूँ इस वक्त, ठीक है, 2nd सेमेस्टर में, ठीक है। मुझे पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी क्या एज अ फ्यूचर में नीड है, मतलब कि एज अ पोस्ट बीपीएससी के थ्रू देखा जाए तो। और सेकंड इज सर के बीएस इन आईआर में कर रहा हूँ लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो उसका सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें जो है हमें मतलब कि ऑनलाइन जो डिग्री मिलती है बीएस इन आईआर की, ठीक है, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें क्या मतलब कि मेंशन होता है डिग्री पे, ऑनलाइन ही होता है? नहीं मैं वो बताता हूँ, और कोई पूछना तो वो भी पूछ लें। उसके अलावा सर ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सर जो जैसे मेरा है बीए कहते हैं कि ब्रेल प्रूफ रीडर के लिए जो मैंने एंट्री टेस्ट देना है, ठीक है, तो उसके लिए सर क्या प्रोसीजर होगा ये बता दीजिए प्लीज। ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के प्रूफ रीडर टेस्ट, दो चीजें मिक्स ना करें। ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है ये 3 क्वेश्चन है मेरे। जी, जो आपकी ट्रांसलेशन स्टडीज है, एक तो ये आपकी इस फील्ड में जो भी जॉब आएगी, यानी कि एब्सोल्यूट जॉब जिसपे एक ही डिग्री मांगी होगी ट्रांसलेशन स्टडीज, एक तो ये उसके लिए उसमें आपको हेल्पफुल है।
और दूसरा जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया हसन रियाज को आंसर करते हुए कि जर्नल नेचर की जो भी पोस्ट आएगी, असिस्टेंट किया है, जूनियर क्लर्क किया है, एडमिन ऑफिसर किया है, जिसपे जर्नल डिग्री मेंशन हो कि बीए या एमए, जिसमें उन्होंने कैटेगराइज ना किया हो कि इस सब्जेक्ट में हो, तो उसमें ये आपको जॉब में हेल्प करेगी। आईआर की जो आपको डिग्री मिलेगी वो हार्ड में मिलेगी, और आईआर में भी यही अपॉर्चुनिटीज हैं कि आईआर लेक्चरशिप के जो आते हैं जॉब्स, उसमें आपको फायदा होगा, और जर्नल पोस्ट के ऊपर। तीसरा आपका क्वेश्चन था ब्रेल प्रोफिशिएंसी का। तो ब्रेल प्रोफिशिएंसी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब लेता है साल में 2 बार। वो जब भी लेना होता है वो अपनी वेबसाइट पे sed.punjab.gov.pk पे लगा देते हैं कि ये हम टेस्ट लेंगे इस महीने में, ये तारीख लास्ट डेट है, साथ एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसका आपने प्रिंट करके फिल करके उनके एड्रेस पे पोस्ट करना होता है। आपकी चारों ब्रेल की स्किल्स चेक होती हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और अरेबिक। आपकी रिटर्न भी चेक होती है और ओरल भी चेक होती है, रीडिंग भी वो आपसे करवाते हैं। सब में पास होना जरूरी है। उनका पासिंग क्राइटेरिया, उनकी पॉलिसी पड़ी हुई है जो कि मेरे जहन में इस वक्त नहीं है कि क्या पासिंग क्राइटेरिया है, लेकिन सब में आपको 50% नंबर लेना जरूरी है। चारों फील्ड में उन्होंने नंबर दिए होते हैं, वो आपको लेना जरूरी होते हैं। जी नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट मैम मारिया कौसर। कौन? सर मैं वालेकुम मारिया सलाम। ओके, जी, अस्सलाम अब- वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे कह रहे थे ना कि जूनियर क्लर्क और लाइक इस तरह की जॉब्स हम कर सकते हैं 1 पेपर के थ्रू, तो जी हमारी उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? लाइक जूनियर क्लर्क का तो ज्यादातर काम डॉक्यूमेंटेशन का होता है और इस तरह से पेपर वर्क, सो हाउ वी कैन हैंडल दैट थ्रू सॉफ्ट कॉपी और व्हाट? देखें, सरकारी महकमों में जो भी काम होता है पहले वो सॉफ्ट में होता है, फिर वो प्रिंट में आता है। फॉर एग्जाम्पल ओके, हम कोई काम करते थे जब मैं पीछे एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में था, तो हम सॉफ्ट में लिख के उसका प्रिंट निकाल के लेके जाते थे अपने बॉस के पास। वो बताते थे कि इसमें से ये लाइनें चेंज करनी है, तो वो होगा सारा आपका कंप्यूटर पे ही काम। ये जो हार्ड कॉपी है ये कंप्यूटर में करने के बाद अब वो हाथ वाला काम नहीं है। अब बिल्स भी बनते हैं, जो भी वो सब कंप्यूटर में होगा। ज्यादातर वर्ड और एक्सेल का काम होता है जूनियर क्लर्क का, इवन के असिस्टेंट का भी अब काम ज्यादा वर्ड और एक्सेल का है। ओके सर, थैंक यू। मैम रुखसाना आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही थी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर गवर्नमेंट मतलब जॉब के लिए एक एज लिमिट है तो 38 है फीमेल के लिए, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए कितनी होगी? आप एबल हैं, आप एबल हैं या डिसेबल हैं? एबल हैं सर। आप एबल हैं। अब एबल की सुन लें, ये हर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल पीपीएससी लेक्चरर इंग्लिश फीमेल की जॉब निकालती है, ठीक है, और वो एड में मेंशन करती है कि एज 22 to 28, और फिर वो आगे कहती है कि 8 ईयर एज रिलैक्सेशन फॉर फीमेल। तो इसका मतलब हुआ कि 28 साल के बाद आप 8 साल मजीद इंक्लूड कर दें तो वो आपकी जनरल एज रिलैक्सेशन बनती है 36 साल। ये जरूरी नहीं है कि फीमेल की 38 साल है, ये एड के ऊपर डिपेंड करता है कि एड पे एज क्या मांगी है। अब किसी एड में वो एज मांगते हैं 22 to 30, उसमें वो कहते हैं जी लड़कियों के लिए 8 साल एज रिलैक्सेशन और लड़कों के लिए 8, जितनी वो जनरल लोगों के लिए मांगे उसको उसमें प्लस कर दिया करें। अगर किसी पोस्ट पे वो कहते हैं कि 22 साल से 30 साल तक की लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं, साथ लिख दें कि जनरल एज रिलैक्सेशन 8 ईयर फॉर फीमेल, तो आप उसमें 30 में 8 ऐड कर दें। अगर वो 28 मांगता है तो उसमें लिख देता है कि 8 साल जनरल एज रिलैक्सेशन फॉर फीमेल है, तो 28 में 8 ऐड कर दें तो वो 36 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी में वो 35 मांगता है और साथ कहता है कि जी 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन फॉर फीमेल, अगर वो कहता है तो आप उसमें 5 साल ऐड करके 40 कर सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है कि हर सीट में 38 साल होगी आम लोगों के लिए, ये वेरी करता है एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट, उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि कितने ईयर आपको एज रिलैक्सेशन है। ओके सर मुजफ्फर। सर थैंक यू। सर मुजफ्फर काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि
जिस तरीके से आजकल एक ट्रेंड हमारे मुल्क में चल पड़ा है, खासतौर पे हमारे पंजाब के अंदर प्राइवेटाइजेशन एक्स्ट्रा, तो इसी तरीके से जो हमारा जॉब सेक्टर है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम श्रिंक हो रहा है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर किन स्किल्स पे हमारे जो VIs हैं वो काम करके उसको अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और वहाँ पे जाके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। अच्छा, एक तो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात करें कि अभी तो उस तरीके से कोई चीज़ नहीं चल रही। मेरे ख्याल से पंजाब के जितने डिपार्टमेंट्स थे 44, 48 वो अभी भी उतने ही हैं। तो जो सरकारी महकमे जहाँ पे मैन पावर काम कर रही है, अब मैं इसको किस तरह करूँगी, जो खसारे में नहीं है वो तो सारे वैसे ही रहने। जब तक आपकी बात है प्राइवेट की, तो प्राइवेट में बेसिकली पहली बात है कि एक्सेप्टेंस नहीं है अभी। एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम शायद मैं अपना क्वेश्चन एलैबोरेट नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से कि अब जो फर्दर जो जॉब्स आ रही हैं उसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये कर रही हैं कि वो उसको डिपार्टमेंट तो शायद नहीं उड़ा रही, लेकिन ये मैन पावर को कम करने के लिए वो डेली वेजेस पे रख, इस तरह टीचर्स थे उन्होंने वैकेंसीज एडवर्टाइज करने के बजाय उन्होंने उसको डेली वेजेस पे कर दिया। कॉलेज के अंदर भी यही कर दिया। रिसेंटली उन्होंने तहसील मॉनिटरिंग ऑफिसर की सीटें थी तो वो उसको भी उन्होंने प्राइवेटाइज डेली वेजेस पे कर दिया है। तो इस तरीके से मतलब कि वो जो है वो मेन के श्रिंक हो रहा है ना, मतलब जो हजम था मैन पावर का या उसको उस तरीके से शायद नहीं किया जा रहा। तो चले इस पे तो एक अलग से डिबेट बनती है। वैसे मैंने जो अभी तक ये पीछे सारी जॉब देखी, इवन के असिस्टेंट डायरेक्टर की एक जॉब आई हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसमें लमसम सैलरी 1,65,000 देंगे। पर प्राइवेट का ये है कि पहली तो बात है कि हमारी एक्सेप्टेंस बहुत कम है। कुछ चंद इदारों में है, खासतौर पंजाब में बहुत गिने चुने इदारे हैं जिनमें हमारी एक्सेप्टेंस है। इसके लिए हमें सबसे पहले स्किल्ड होना पड़ेगा। दो चीजें जो हमेशा मैं कहता हूँ कि वो आपको आनी चाहिए। किसी भी सेक्टर में अगर आप किसी पोस्ट पे काम करेंगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, खासतौर उर्दू और इंग्लिश की, और साथ कंप्यूटर आना चाहिए। क्योंकि सही पता अगर हम किसी कॉल सेंटर में भी जाते हैं उसमें भी यही दो स्किल्स जो है ना मैटर करती हैं। तो सबसे पहले तो आप स्किल सीखें, फिर जाके आपने वहाँ पे इंटरव्यू को कन्विंस करना है कि आप मुझे मौका तो दे के देखें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। और ऐसा ही होता है, लोग डरते हैं, लोगों को हमारे बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। वो लिटरली वो एक ब्लाइंड बंदे को ज्यादा से ज्यादा वो ये समझते हैं कि ये एक मलंग टाइप बंदा है। आप जितने मर्जी पर्सनैलिटी बन के चले जाएं, वो एट द एंड उन लोगों के जहन में यही होता है 80% के कि यार ब्लाइंड है। लेकिन जब आप किसी के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, जब आप उनसे डिस्कशन करते हैं, तो फिर उनकी आंखें खुलती हैं कि नहीं ये तो हमसे भी तेज हैं। और ऐसा होता है, आप जिस साइटेड में आप किसी भी महकमे में जाके काम करें सरकारी में, और आपसे लोग पूछने आ रहे होते हैं कि यार कंप्यूटर का ये कैसे होगा, ये लेटर कैसे लिखेंगे, इंग्लिश कैसे लिखी जाएगी। सबसे पहले सही बता हमने एक्सेप्टेंस करवानी है कि यही है कि आप बेसिक स्किल सीखें, कम्युनिकेशन स्किल हमें आनी चाहिए। अब कुछ लोग हमारे होते हैं कि उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो उसका बुरा बना जाते हैं, लेकिन बुरा बनाने वाली बात नहीं। आप ना बड़े दिल से लोगों को कहें कि आपको जितने क्वेश्चंस करना चाहते हैं, जिस तरह के भी करना चाहते हैं, मैं आंसर देने के लिए हाजिर हूँ। क्योंकि लोग आपसे अच्छे खासे ये पूछते हैं कि आप खाना कैसे खाते हैं। ये तो अभी तो काम की तो बात किया ना, जो डेली लिविंग स्किल्स है उनके बारे में पूछते हैं। एक फनी सा वाक्य शेयर करूं कि उबर वाला के साथ में एक ऑफिस जा रहा था तो उबर वाले ने कहा मुझे कि आपको नहलाता कौन है, तो मैंने मजाक में कह दिया कि मैंने बंदा रखा हुआ है नहलाने के लिए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। आपने बताना होता कि भाई हम इसी मखलूक से हैं, इसी दुनिया से हैं, हमारा भी दिल है, हम सब कुछ देखते भी हैं, सुनते भी हैं, फील करते हैं। एक साइटेड बंदा उतनी चीज फील नहीं करता जितना एक ब्लाइंड बंदा करता है। तो कम टू द पॉइंट कि हमें स्किल सीखनी है। स्किल के बगैर आप जाएंगे तो मार पड़ेगी, वो साइटेड लोगों को भी मार पड़ती है। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था बंदे का, वो एक कंपनी में एज अकाउंटेंट कंसल्टेंट के तौर पे गया, तो वहां पे उन्होंने एक बहुत सीनियर बंदा रखा हुआ था जो कि 60-65 साल का था, जो उनकी कंपनीज के अकाउंट्स देख रहा था। तो वो बंदा जो नया गया था वो कहता हम काम इस तरीके से करेंगे, पुराना बंदा कहता कि हम काम इस तरीके से करेंगे। तो मसला क्या था कि पुराने बंदे के पास पुरानी स्किल थी, आज से 30-35 साल पुरानी। अब तो एक्सेल का दौर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का दौर है, उसमें आप डेटा डालते हैं। तो आपको मॉडर्न एज के मुताबिक स्किल सीखनी पड़ेगी। हमारे लोग SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग भी सीख सकते हैं,
और भी SEO सॉरी वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो स्किल्स हम सीख सकते हैं। तो ये हमें सीखनी पड़ेंगी अगर हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। अभी PTCL में लाहौर में लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं, 30 से 35 ब्लाइंड लोग वहां पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और हमारा एक ब्लाइंड फेलो है, वो सुपरवाइजर के ओहदे पे पहुंच गया एज अ कॉल सेंटर एजेंट से 3-4 साल में वो सुपरवाइजर के ओहदे तक पहुंचा PTCL में। जाहिर बात उसके पास स्किल थी, उसको इम्प्रूव किया तो वो आगे गया। कराची में देखा जाए तो कराची में बैंकिंग सेक्टर के इलेक्ट्रिक लोगों को जो है वो जॉब देता है, लेकिन इट्स डिपेंड्स ऑन स्किल। जी सर, आप कोई ऐड करना चाहते हैं फुरकान या कोई और? सर मेरा क्वेश्चन है कि ये स्पेशल एजुकेशन में सीट्स कब तक आएंगी, SSCT की या JSCT की? अभी रिसेंटली हमने तो इंटरव्यू दिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। देखें, सबसे पहले जिन लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई, आप एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला की एक मसलहत होती है कि सबके लिए कुछ लोग डिसाइड हो जाते हैं। मेरी खुद 16वें स्केल की सिलेक्शन नहीं हुई थी तो अल्लाह ताला ने 17वां स्केल दे दिया था। ये मैंने सीखा अपने उस्तादों से और खासतौर दीन से सीखा है कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। आप मेहनत भी कर ले, अपनी सारे असबाब ले आए, वो अगर आपको नहीं मिलती तो इट मीन्स कि वो अभी वक्त नहीं आया। तो सबसे पहले डिसहार्ड नहीं होना, मोटिवेशन पकड़नी है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि नहीं मिली तो आपके उसमें नहीं थी तो वो नहीं मिली। वो आपको अल्लाह ताला फिर शुक्र अदा करने पे ऐसी जगह से और इस इनाम से नवाजेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है इस चीज का। सर मेरा सिर्फ 1 नंबर कम था बस मेरिट में ना, यहाँ पे 0.25 से रह जाते हैं, 0.25 से लोग रह जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज से डिसहार्ड नहीं होना बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि ठीक है अल्लाह ताला आपकी मसलियत मेरे समझ में नहीं, लेकिन जो है मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। आप दूसरों की जॉब पे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कह के आप कहेंगे अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी दे, लेकिन अल्लाह ताला को उसकी शान के मुताबिक मांगना चाहिए। अब ये नहीं होता कि आप कहेंगे, आपका दिल करे तो आप अल्लाह ताला से कहेंगे मुझे फलानी चीज दे दे, तो अल्लाह ताला तो बेहिसाब देने वाला। अब दूसरी बात आपके पॉइंट पे आते हैं कि सीट का तो कुछ पता नहीं होता कि वो कब अनाउंस होती है, ये तो डिपार्टमेंट ही बता सकते हैं स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि रिक्वेजिशन PPSC को उसने भेजनी होती है। लेकिन आप अपनी सीट की स्पेशल एजुकेशन की वजह से अपनी एज को जाया ना करें। जब तक स्पेशल एजुकेशन की सीट नहीं आती आप जनरल सब्जेक्ट पे एलिजिबल हैं, असिस्टेंट पे, जूनियर क्लर्क पे, और भी बड़ी सारी जॉब्स आती रहती है। PPSC FPSC फॉलो करते रहा करें, वहां पे आप उस सीट पे अप्लाई करें। और हमारे कई दोस्त जिनकी सब्जेक्ट पे सिलेक्शन नहीं हुई वो जनरल सब्जेक्ट पे जनरल सीट पे जो है ना क्वालिफाई करके जॉब लेके बैठे हुए हैं। तो इसलिए अपनी सीट अगर आपकी 4 साल नहीं आती तो 4 साल क्या आप देखते रहेंगे सीट को? नहीं, कोई जरूरत नहीं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी सर, ताहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बोलिए। अच्छा ज़ुहैब सर, अभी डिस्कशन हो रही है जॉब के ऊपर, तो आजकल आपको पता है डिजिटल दौर है, तो इसमें जैसे भी ऊपर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात की है, तो अगर किसी के पास ये स्किल है या फिर वेब डेवलपमेंट की अगर किसी के पास स्किल है तो वो उसको मतलब कैसे उसको यूटिलाइज कर सकता है? इसका यही है कि एक तो ऑनलाइन है, फ्रीलांसिंग पे देखें, फ्रीलांसिंग पे ये आपकी स्किल्स ली जाती हैं। और दूसरा ऐसे कनेक्शंस के साथ आप कनेक्ट हो ब्लाइंड कम्युनिटी में। अगर आप ब्लाइंड हैं आप या साइटेड हैं, दोबारा बताइएगा प्लीज, ताकि उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूं। अगर आप ब्लाइंड हैं आपको एक तो ऐसे कनेक्शन के साथ अपना राब्ता करना है जो ये काम कर रहे हैं या जो इस तरह की वेबसाइट्स चला रहे हैं, ताकि उनके पास आगे कनेक्शंस होते हैं जिनको वो लोग मैन पावर देते हैं। दूसरा फ्रीलांसिंग पे आप जाके कर सकते हो। तीसरा आप अपना खुद से एडवर्टाइजमेंट बना के चला सकते हैं, फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाए, इंस्टाग्राम उस पे, लिंक्डइन पे, ताकि लोग आपको फॉलो ढूंढें। क्योंकि एसईओ बहुत मायने रखती है। जिन लोगों को बहुत अच्छी एसईओ आती है वो वेबसाइट्स के लिए ऐसे लोग ढूंढते हैं ताकि उनकी रीच बढ़े। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। अगर आप ब्लाइंड है तो हमसे रब्ता कीजिएगा, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको ब्लाइंड हेल्प वालों से, शहबाज साहब वगैरह से कनेक्ट करवाएं, ताकि वो ज्यादा इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ना फुरकान बात करूँ, ऐड करना चाहूंगा बात ना।
देखें एक चीज रियलिटी है, मैं आपको जो आईटी की फील्ड है इसके साथ मैं कनेक्ट रहा हूँ काफी देर से जॉब के लिए। जॉब में मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता रहा हूँ और उसके बाद अभी भी जो एक्सपर्ट ब्लाइंड हैं जो उनसे आईटी के एक्सपर्ट्स हैं उनको देखते हुए कि देखें आईटी की जो फील्ड है ये है, एक तो अनसर्टेन है यानी गैर यकीनी है, और दूसरी तेजी से चेंज होने वाली है। ठीक है, आप अगर ये समझ रहे हैं कि एसईओ खाली के साथ आप मार्केट में जाएंगे सक्सेसफुल होंगे, इसके चांसेस ज्यादा नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप हो जाएं, लेकिन चांसेस अपने इस एसईओ के साथ अपनी जो स्किल है वो मजीद है। मे बी वो डिजिटल मार्केटिंग की हो सकती है, मे बी वो कंटेंट राइटिंग की हो सकती है, मे बी वो वेब डेवलपमेंट की हो सकती है। ठीक है, और एसईओ की भी मतलब मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तमाम के ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए, यानी वेबसाइट की हो जाए, अकाउंट की हो जाए, फिर दराज के ऊपर अकाउंट्स होते हैं इस उनके ऊपर हो जाए। ठीक है, और दूसरा ये ज़ुहैब ने जिस तरह बताया, कहा कि अपने आप को लिंक्डइन, फेसबुक, इन 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाजमी एक्टिव करें। लाजमी, ये फर्ज है। अगर आप आईटी में इन होना चाहते हैं तो ये फर्ज है कि आप इस पर मौजूद हो। तो यू आर सिटिंग आइडल, मतलब कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, कोई नहीं आपको जानता कि आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर वेब डेवलपमेंट की क्या स्किल है, आपको एसईओ की क्या क्या जबरदस्त स्किल है। ज़ुहैब ने इससे पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी ये बात की थी कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर बैरियर मौजूद है, लोगों के लिए लोग एक्सेप्टेंस नहीं करते। मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़ी एनजीओ है, यानी वो गजा तक पहुंच रही है। ठीक है, उसके सीईओ को मैं 7 माह इंग्लिश यानी इंग्लिश पे उसको ट्रेन करता रहा। हाँ, इंग्लिश उसको इंग्लिश सिखाता रहा, मतलब उसके साथ एक क्लब के अंदर मैं मौजूद रहा। ठीक है, वो हर चीज मेरी एक्सेप्ट करता था, लेकिन 7 माह के बावजूद उसने मतलब जब मैं जॉब मतलब बार बार जॉब देने की बात आई तो अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाई। तो कहने का मतलब कि बैरियर था। यानी अब ये कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको डिसहार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ और साथ ये कह रहा हूँ हमें ये बैरियर हटाना है, क्योंकि हमें ये दरवाजा खोलना है। 3% कोटा है हमारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जिसको हमने अपना इंश्योर करवाना है कि उसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकले। ठीक है, उसके लिए हमें अपनी स्किल पॉलिश करनी है, जिस तरह ज़ुहैब ने मेंशन किया। और ये डिजिटल एक्सेसिव जो लोग आईटी से ताल्लुक रखते हैं ना, इनको डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पे शॉर्ट सा 1-2 मिनट में बताएं, जिसमें बहुत ज्यादा बाहर के ममालिक में अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। बिल्कुल, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी एनालिस्ट एक ऐसी फील्ड है, हमारे पास इस टाइम मेरी नजर में सिर्फ एक सर्टिफाइड ब्लाइंड प्रोफेशन मौजूद है। ठीक है, आप इसको एक्सप्लोर करें आप पाकिस्तान में। इसमें ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये है कि आपने जो आपकी डिजिटल स्पेस है, चाहे वो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो मार्केट प्लेसेस हैं, चाहे वो अकाउंट्स हैं, कुछ भी उनको आपने ब्लाइंड फ्रेंडली बनाना है। यानी ब्लाइंड उसके जो स्क्रीन रीडर्स हैं या लो विजन सॉफ्टवेयर है वो उसको एक्सेस कर सकें। तो ये वाली अगर आप स्किल सीख लेते हैं उनको एक्सेसिबल बनाने की या बताने के भी उसको, यानी कि आप साइटेड को कम्युनिकेट करने के भी अहल हो जाते हैं कि भाई अगर ये एक्सेसिबल नहीं है तो इसमें क्या फॉल्ट है, आप टेक्निकली बताने में के स्किल हासिल कर लेते हैं। इसकी सर्टिफिकेशन आप सिंपल डिजिटल एक्सेसिबिलिटी एनालिस्ट सर्टिफिकेशन गूगल पर टाइप करें, आपके पास एडेक्स के ऊपर, कोर्सेरा के ऊपर, ये क्या एलएफएम के ऊपर फ्री सर्टिफिकेशंस आ जाएंगी, आप वहां से जाकर सर्टिफिकेशंस करें। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखें, आईटी की फील्ड एवर चेंजिंग है, अनसर्टेन है, आपको इसके अंदर इन रहने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। जी नेक्स्ट सर, एक्सक्यूज मी सर, मुझे पूछें बोल रहे हैं। अच्छा, ये अभी ऊपर भाई ने डिफाइन किया, देखें मुझे वेब डेवलपमेंट का भी नॉलेज है थोड़ा बहुत। ठीक है, अपनी एक एक्सेसिबल वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं और इस पे काम भी कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे जीएमपी लिस्टिंग भी आती है, इसके अलावा एसईओ भी आती है, लेकिन ये है कि इसमें टाइप्स हैं आगे, तो उसमें भी अगर फर्दर कंटिन्यूसली उस पर हम काम करें तो वो
पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो उसी सूरत में कि अगर हमें आगे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आए तो जब हमें कनेक्शंस मिलेंगे तो तब ही हम उसके ऊपर आगे फर्दर काम करेंगे ना। लेकिन आप मसला यही ये है, हमने बात की है, आपको रोक रहे हैं, यही बात की है कि कनेक्शंस डेवलप करने हैं, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में जाए। हमारे मुगीज अहमद यहाँ पे वो बाहर अमेरिका में एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और यहाँ पे उनके पास कोई सॉफ्टवेयर वगैरह की कोई डिग्री शिग्री नहीं है। ए लेवल्स किया, उसके बाद दूसरी डिग्री में अभी करंटली इनरोल्ड है, लेकिन वो वेयर हाउस में भी काम कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे। तो यह है कि हमें निकलना पड़ेगा, हमें एक्टिव करना पड़ेगा अपने आप को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बस मैं छोटा सा ऐड करूंगा मजीद। आपके पास वेब डेवलपमेंट एक आइडिया मैं आपको देता जाऊं, अगर आप इस पे काम करें तो वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आप जो एक वाकई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है वो ये है, आपको वेब डेवलपमेंट के साथ जॉब के अंदर मुश्किलात आ सकती है, लेकिन आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि भाई आप अगर इस पे काम करें तो आपको अर्निंग हो सकती है। आप एक अपना ब्लॉग बनाएं, ठीक है, आपको वेब डेवलपमेंट तो आती है, ठीक है, उसके ऊपर उसको टेक्निकली उसको साउंड करें, ठीक है, और उसके ऊपर बेशक कंटेंट डालना शुरू करें और कोशिश करें कि वो ट्रैफिक लाए, ठीक है। वो एसईओ भी आपने बात की आती है, जब एसईओ भी आती है, आपको वेब डेवलपमेंट भी आती है, तो कंटेंट आप एआई से भी लिखवा सकते हैं। एआई से लिखवा कर उसको मतलब आपको टूल्स मिल जाएंगे जो एआई के जरिए लिख के फिर आपको ये भी बता देंगे भाई आपने मतलब किस तरह अपने आप को मतलब ऑप्टिमाइज करवाना। यानी एआई को आमतौर पे गूगल रैंक नहीं करता, ठीक है, लेकिन आपको वो तरीकेकार भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको ये दोनों स्किल्स हैं, कंटेंट आपके पास है, आप उसको दें, उसके ऊपर आपको ट्रैफिक आएगी, ठीक है। एसईओ ये एसईओ के बगैर मत कीजिएगा, एसईओ के बगैर करेंगे जी जी बिल्कुल करते हैं इस चीज को। जी जी हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ, एसईओ के बगैर करेंगे तो आप ट्रैफिक नहीं ला पाएंगे, ट्रैफिक नहीं आएगी तो आपको एड्स नहीं आएंगे, गूगल एडसेंस से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको ये दोनों स्किल है तो इस तरफ जाएं बजाय कि आप जॉब ढूंढें। हमारा इंशाल्लाह इस पे हम लाएंगे एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कि हम टारगेट करेंगे प्राइवेट कंपनीज को और उनसे स्किल पूछेंगे कि कौन सी स्किल चाहिए, फिर हमारे प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम बंदों को उस स्किल को ट्रेन करके प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट कराने की कोशिश करेंगे। अभी हम 6 महीने में हम न्यू हैं, लेकिन हमारी नीयत यही है कि हम प्राइवेट जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स है उनमें इंक्लूजन करवाएं। जी तो नेक्स्ट बताएं। इसके अलावा और कोई भी नहीं है, मैं आपको टेक्स्ट मैसेज पढ़ के सुना देती हूँ। जी, जॉब के रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस तो बिल्कुल किसी ने नहीं पूछे। मिस समरा मुनसिफ पूछ रही है, बीपीएससी टेस्ट ऑफ इस्लामिक स्टडीज इज इन उर्दू और इंग्लिश? ये तो इंग्लिश में ही वो देते हैं, मतलब कंफर्म इनका सवाल नोट भी कर ले, सुबह संडे परसों इंशाल्लाह इनको कंफर्म करके अभी बता देंगे। अच्छा, जो जनरल पेपर में 5 नंबर की इस्लामियत आती है वो तो इंग्लिश में पूछते हैं, लेकिन ये इन लेक्चर टीचिंग का मंडे को ज़ैनब फातिमा नोट कर ले, मंडे को आपने मुझे 10 बजे याद करवाना है इनका क्वेश्चन, हम पूछ कर एक और क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन दैट इज प्लीज डिफाइन एसईओ ब्रीफली। अच्छा, मैं इधर अच्छा मैं आपको फुरकान बिल्कुल शॉर्ट। हाँ, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसको सादा अल्फाज में आप ये समझ लें कि आपने देखे गूगल काम कर रहा है, गूगल का जो सर्च इंजन मौजूद है, यानी गूगल को नहीं पता, गूगल को नहीं समझ, आपने वो टेक्निक लगानी है, ये बुरी टेक्निक में आ जाए कि आप क्या साल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, मैं आप लिखता हूँ दीदी होंडा ऐसी थी, होंडा क्या चीज है भाई, उसको मैंने बताना है कि कोई बंदा गाड़ियों के बारे में सर्च करे तो तुमने जो है ना मेरा कंटेंट आगे कर देना है, ठीक है। कोई बंदा अगर मैं गोल्ड पर लिख रहा हूँ, अगर मैं मिसाल के तौर पे
किचन की एक्सेसरीज के ऊपर लिख रहा हूँ, जो अगर कोई बंदा किचन की एक्सेसरीज सर्च करता है तो मेरा तुमने कंटेंट आगे कर देना, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देख लें, इंजन को बताना है, ठीक है। इसमें ये देख लें कि फॉर एग्जांपल जी, इसमें देखें आप गूगल पे जब भी कोई चीज सर्च मारते हैं ना तो आपके पास हजारों रिजल्ट्स आते हैं। तो जितनी आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग अच्छी होगी, जितनी वो आपके पास बेहतर बेस्ट स्किल होगी, आपका कंटेंट उतना ही गूगल सबसे पहले दिखाएगा। जिन वेबसाइट की, जिन अकाउंट्स की, जिस चीज की भी एसईओ तगड़ी होती है, गूगल उसको टॉप में रैंक करना शुरू कर देता है। हाँ, ये बेसिकली रैंकिंग के लिए होता है ना जी, टॉप रैंकिंग के लिए आ जाता है, ठीक है। एक तो और इसमें फिर मैसेज बता आपके और भी चीजें वो बात की बात है, लेकिन एसईओ ये चीज होती है। जी, अगला क्वेश्चन। एक लास्ट मैसेज है मैम का, प्लीज गाइड अबाउट सीएसएस इंपॉर्टेंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। बहुत इंपॉर्टेंस है। इतने देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान वो सीएसएस है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। इंपॉर्टेंस इसमें क्या है कि इसमें आपको हर चीज मिल जाती है जो आप चाहते हैं। और एक तो ओहदा बहुत बड़ा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं आप किसी न किसी चीज के, आपके नीचे 10, 15, 20 बंदों की टीम काम कर रही होती है जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं। टोटल 12 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सीएसएस लिया जाता है, एक ही पेपर होता है। अब आगे आने वाले दिनों में चेंज हो तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तक एक ही पेपर है। उनमें से मेरिट बनता है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं 17वें स्केल में आपकी सिलेक्शन होती है। और वो बहुत फायदा होता है क्योंकि एक तो आपके पास ओहदा होता है, दूसरा आपके पास पूरा प्रोटोकॉल होता है उस चीज का। तो इसमें प्रमोशन चैनल बहुत विजुअल इम्पेयर्ड के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत, जिस तरह जो साइटेड के लिए इम्पोर्टेंस है वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। अभी तक हमारे 8 से 10 लोग सीएसएस कर चुके हैं, जिनमें एक खातून है, बाकी सब लड़के हैं। तो इम्पोर्टेंस तो वही है जो आम लोगों के लिए। एक सबसे बड़ा इम्तिहान है, वो आप पास कर जाए तो एक लेबल लग जाता है कि ये सीएसपी है। और सीएसपी का समझे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो ये, और सबसे बड़ा ओहदा भी इन्हीं लोगों के पास है। बाद में जाके ये सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचते हैं रिटायर होते होते। जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आप बड़े ओहदों पे पहुंचेंगे। यानी कि आप 22वें ग्रेड तक जा सकते हैं अगर आप जल्दी एज में ये सीएसएस कर जाएं तो। प्रमोशन चैनल बहुत फास्ट है, आपको बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाती है। हमारे एक दोस्त ने 2011 में उन्होंने सीएसएस किया था और अब वो फर्स्ट सेक्रेटरी बन के ऑस्ट्रेलिया गए हैं पिछले साल। लेकिन 2 स्केल उनके पिछले 10 साल में, 12-15 साल में बढ़े। तो इम्पोर्टेंस यही है कि हर तरह के आपको फायदे हैं, इसमें नुकसान नहीं है अगर आप कर जाते हैं। तो सर सीएसएस मोटिवेशन क्या है? जी सर सीएसएस के लिए एज लिमिट क्या है? अगर आप ब्लाइंड हैं या कोई भी डिसेबिलिटी है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप 32 ईयर तक सीएसएस कर सकते हैं। और अगर आप एबल हैं और कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है तो आप 30 ईयर तक सीएसएस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप फाटा या आजाद कश्मीर से हैं तो फाटा के कुछ जो ट्राइबल एरियाज जिनको कहते हैं उनमें भी एज रिलैक्सेशन है। सीएसएस रूल्स है 2019, उनको आप पढ़ लें, उनमें सारी चीजें लिखी हुई। माइक म्यूट रखें प्लीज सब लोगों के। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर, वी हैव डन विद क्वेश्चंस। अच्छा, एक जनरल कंसेप्शन लोगों की जॉब्स को लेके उसको दूर करते चलें कि आप एक जॉब पे सेम डिपार्टमेंट में 3 बार अगर फेल हो जाएं किसी भी स्टेज पे, चाहे वो रिटन टेस्ट में फेल हो जाएं, चाहे वो आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट में फेल हो जाएं या वाइवा, किसी भी चीज पे 3 बार फेल हो जाएं तो आप चौथी बार अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पास हो जाएं, चाहे आपका इंटरव्यू हो या ना हो, सिलेक्शन हो या ना हो, पास हो जाएं। जैसे टेस्ट में पास होने के लिए 40 नंबर और इंटरव्यू में पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए। जैसे अब हमारी यहाँ पे एक कैंडिडेट थी, उन्होंने कहा जी मैं 1 नंबर से रह गई। इट मीन्स कि वो पास थी लेकिन उनकी रिकमेंडेशन 1 नंबर से रह गई तो उनका चांस जाया नहीं गया। वो अभी उनके पास तीनों चांसेस मौजूद हैं। फिर एक और बात, फॉर एग्जाम्पल पीपीएससी में किसी बंदे ने टेस्ट भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, सीटें थी 40 और वो बंदा आया 41वें नंबर पे, ठीक है। अब 40 लोगों में से अगर कोई स्किप कर जाता है या यानी कि 3 इसमें स्टेजेस हैं कि वो ज्वाइनिंग देता ही नहीं, या ज्वाइनिंग देने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 12 महीनों से पहले वो
रिजाइन कर जाए या वो 12 महीनों के पहले किसी और जगह पे जॉब लग जाए, तो हमें यानी कि उस 41वें कैंडिडेट को पता चल जाए कि ये बंदा छोड़ के चला गया है, तो वो जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है उसको एप्लीकेशन दे, तो वो डिपार्टमेंट अगर पीपीएससी को लिखे कि हमारे पास ये सीट वेकेंट रह गई है तो हमें बंदा दे, तो वो 41वें नंबर पर चल जो मेरिट में होगा वो जॉब उसको मिल जाएगी। एफपीएससी का रूल ये है कि एफपीएससी डिपार्टमेंट को पाबंद करता है रिजल्ट के बाद कि 1 महीने के अंदर आपने हमें अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजनी है। अगर डिपार्टमेंट उसको 1 महीने तक ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं भेजेगा तो एफपीएससी अगले मेरिट वाले को रिकमेंडेशन में डिक्लेयर कर देता है। लेकिन पीपीएससी में इदारे को लिखना पड़ता है पीपीएससी को कि हमारा एक बंदा छोड़ के चला गया है, तो इसकी जगह हमें अगला बंदा चाहिए, तो हमें भेजें। तो जो भी मेरिट में उससे नीचे आ रहा होगा उसको वो जॉब रेकमेंड कर देता है पीपीएससी। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि इस्लामिक स्टडीज का जो पेपर होता है वो उर्दू में होता है या इंग्लिश में, तो सर व्हाट अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू भाई जो सीएसएस का है वो तो इंग्लिश में होता है, जो जर्नल पेपर है उर्दू इंग्लिश, इंग्लिश वालों का जो लेक्चर इंग्लिश वालों का वो भी ज्यादातर हमने देखा इंग्लिश में लेते हैं पीपीएससी में। लेकिन जो जनरल इंटरव्यूज हैं, छोटे इंटरव्यूज हो गए या टीचिंग के किसी और फील्ड के हो गए, इस्लामिक स्टडीज, उसमें ज्यादातर वो उर्दू में करते हैं। अगर आप इंग्लिश में शुरू हो जाए तो वो भी इंग्लिश में शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो ज्यादातर उर्दू या बायलिंगुअल होता है, उर्दू इंग्लिश मिक्स होती है। याद रहे कि आपने इंटरव्यू में एफिशिएंसी नहीं मारनी कि वो उर्दू में पूछ रहे हैं आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, या आप रट्टा मार के कभी इंट्रोडक्शन ना दें। रट्टे मार के आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो जो आगे आपके सामने बैठे होते हैं वो उनका बहुत 30-35 साल का तजर्बा होता है, आपको पता होता है कौन सा बच्चा रट्टा लगा के इंट्रोडक्शन दे रहा है। आप एक जनरल साहब को पता है आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप कितना पढ़े हैं, कहाँ से क्या पढ़े, कितने नंबर हैं, आपकी क्या स्किल है, क्या आपकी हॉबी है, तो वो आप कोशिश करेंगे उर्दू में दें ताकि उनको पता चले कि बच्चा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाना इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर। ज्यादा वैसे जो छोटी पोस्ट होती है टीचिंग की इंग्लिश के अलावा वो बायलिंगुअल ही होते हैं, ज्यादातर उर्दू ही होते हैं, इंग्लिश में कम या थोड़े बहुत क्वेश्चन, क्योंकि 3 से 4 लोग 5-6 भी हो सकते हैं इंटरव्यू पैनल में, तो वो डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है 2-3 इंटरव्यूज का, मेरे उन्होंने उर्दू में ही लिया। अगर हाँ मैं इंग्लिश में बोला हूँ तो उन्होंने मुझे बीच में क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे। ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक दो क्यूरीज हैं, अगर आप एड्रेस करें भी, आपकी कन्वर्सेशन से वो आई हैं सर। नंबर 1 तो अब आजकल जो पीपीएससी इस्लामियात के सर पोर्शन है वो 1-2 सवाल सिर्फ इंग्लिश में आते हैं, बाकी जो है वो उर्दू वाले पोर्शन में ही उन्हें मर्ज कर देता है। वो 88 से 100 तक क्वेश्चन आते हैं या 85 से, तो वो तो उर्दू के तो 10 उर्दू में ही पूछेगा ना, वो तो उनका रूल है कि उर्दू के 10 क्वेश्चन उन्हें जनरल पेपर में पूछने। इस्लामियत तो वो तो हम देखें, हम बात कर रहे हैं जो एब्सोल्यूट सीट है। फॉर एग्जांपल टीचर इन इस्लामियात, लेक्चरशिप इन इस्लामियात, हम उस पेपर की बात कर रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ये आप जनरल पेपर की बात कर रहे हैं जिसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, 2 से 5 क्वेश्चन वो इस्लामियात के डालते हैं, आप उनके बात कर रहे हैं। उसका तो हम क्या ही नहीं ना रहे, क्योंकि वो इस्लामियात मैंने जब तक देता रहा हूँ वो इंग्लिश में ही पूछता रहा इस्लाम। हम बात कर रहे हैं 100 नंबर का पेपर जो इस्लामियात का आएगा एब्सोल्यूट सीट के ऊपर। हाँ बिल्कुल, आप से ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब जो रिसेंटली मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं वो ये सही कह रहे हैं कि जो इस्लामिक स्टडीज का पेपर है वो एक तो उर्दू में दिया है और उसके बाद वो उर्दू के साथ दिया है। इसके लिए अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पीपीएससी के जो होते हैं उनको पता होता है कि भाई जो उर्दू है वो जो उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है एक्सेसिबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, साथ आपके हर एक के साथ एक असिस्टेंट बैठा होता है जो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। आप सिंपल उसे पढ़वाएं और आप करें, आप उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी अच्छा सर, जी बोले जी। अच्छा सर, ये मैं अर्ज है कि अगर ये आप बात कर दें सर कि अब सेंटर जो है जो कंप्यूटर पे जॉस के साथ देते हैं वो लाहौर में उन्हें आना पड़ता है, तो कि ये अपने हेड ऑफ वो हमारी क्वेरी चल रही है। ये पीपीएससी को हमने बड़ा शदीद एहतजाज किया था। और देखें, हम 2-3 बंदों से कुछ नहीं बनता भाई। हमारे ब्लाइंड लोग, मैं खुद ब्लाइंड हूँ, ये लेजी हैं हम सब। मैं पहले अपने आप पे ये बात करूँ कि हम लेजी हैं। हमने एक लिख के पोस्ट को वायरल किया था, मोहसिन लिखते हैं वो, और अभी भी आई है, मैं अपने सीयर अपॉर्चुनिटी ग्रुप में
आप लोग पीपीएससी के उसके ऊपर जाके कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करा दे? मुझे बहुत दुख होता है कि एक डीजी खान से डिसेबल बंदा किराया भी लगाए, नया बंदा हो या लड़की हो खास तौर, तो वो इतना खर्च करके लाहौर आती है पेपर देने। एफपीएससी में तो हमने ये इशू फिक्स करा दिया, वो अब अपने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे आपको जर्नल रिक्रूटमेंट हो, सीएसएस में तो वो पहले ही देते थे जर्नल रिक्रूटमेंट। अगर आप कोयटा में बैठे आपको नहीं देते तो हमें आप जब वो आपको टेस्ट की कॉल कर दें आप हमें बताएं, वो देंगे। उनसे हमारी कमिटमेंट हो चुकी है। एफपीएससी आपको जनरल रिक्रूटमेंट पे हर सेंटर में जहाँ पे उनका प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है वो आपको कंप्यूटर देगा। पीपीएससी अभी नहीं मान रहा, तो पीपीएससी के पीछे हम लगे, तो इसमें हमें कैंपेन चलाने की जरूरत है। हम पोस्ट शेयर कर देंगे, आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, बल्कि इसके ऊपर मैंने वो बनाया भी हुआ है ट्यूटोरियल, कैसे आपने कंप्लेंट सबमिट करनी है। कोई कहता ना मुझे नहीं आती, भाई हमने सिखाया हुआ कि इस तरीके से वो कंप्लेन आप बल्क में सबमिट करवाएंगे तो पीपीएससी जो है ना कुछ करेगा। अभी तो हमने बड़ी मुश्किल से टाइम बढ़ाया है 15 मिनट, हम लगे हुए कि हमारा टाइम 15 मिनट पर आवर के हवाले से बढ़े, तो उसमें चला हम जाएंगे पीछे, कुछ टीम भी हम बनाएंगे कि हम मिलके मेरा इस चीज से बिलीव है कि आप जब लोगों के साथ निगोशिएशन करते हैं ना तो आपके मसले हल हो जाते। तो हम एक डिबेट छेड़ते हैं और वो डिबेट लॉजिकल होती है, डिबेटेबल होती है। तो हमने उसके से एफपीएससी से भी बात की और पीपीएससी उन्होंने हमारे सारे इश्यूज माने हैं। अब उनकी पॉलिसी डिसीजन में डिले आ रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसका हल ये है कि हम कंटिन्यूसली उनके ऊपर खड़े रहें, पूछते रहें, डोर नॉक करते रहें। अब उन्होंने टाइम का तो भी किया है ना, तो ये भी कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट हमेशा आए बाएं शाएं करता है कि आपकी विल होती है कि आप पीछे पड़े रहें, रिलैक्स ना होने। जब आप रिलैक्स होने देंगे डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट सो जाएगा। तो मोहसिन और मैं तो लगे ही हुए हैं इसमें। सर बता हमें 100-200 बंदों की घर बैठे हेल्प चाहिए। हर बंदा ब्लाइंड लोग लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसमें क्या लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ सिलेक्शन करने है, रिटन एग्जामिनेशन, और उसको कॉपी पेस्ट करके चलो सबमिट कर दो बस। तो ये आप हमारा साथ दें इस कैंपेन में, आप साथ देंगे तो ये मामला हल हो जाएगा। ये मेरे बहुत दुख है कि डीजी खान में उनका ऑफिस भी है और लेकिन वो डीजी खान में कंप्यूटर नहीं अलाउ करते। क्यों नहीं करते भाई? उनका अमला जाता है वहाँ पेपर लेने, तो वो लैपटॉप 2-3 रख के लेके जा नहीं सकते। हमने एफपीएससी को करवाया है ना कि आप लेके जाएं, तो वो जा रहे हैं। अच्छा अब जी फॉरम ओपन, जो लोग जाना चाहते वो चले जाएं, फॉरम ओपन है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, सजेशन या क्वेश्चन, डिस्कशन नहीं होगी। अब हम माइक अनम्यूट कर देते हैं, जो जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सेमिनार का टाइम तो ओवर हो चुका है वेबिनार का। क्वेश्चंस के लिए वेबिनार ओपन है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस या सजेशंस। सर ये अब जो पीपीएससी वाले जैसे भी आप फरमा रहे हैं कि ये अब बिल्कुल 15 मिनट्स ही देते हैं, मतलब अगर 1.5 आवर का भी पेपर है तो ये 15 मिनट्स ही देते हैं, और अगर शायद 2 आवर्स का भी होगा तो ये इस तरह से 15 मिनट्स ही देंगे। तो इसके लिए कोई रूल्स वगैरह अगर हो हमारे पास, अगर वो इस तरह से हमारे साथ बात करें कुछ दिया हुआ। देखे हमने सबसे पहले ये किया कि जो पॉलिसीज है, एचईसी की पॉलिसी वो निकाली, फिर जो प्रोविंशियल बोर्ड्स हैं उनकी पॉलिसीज निकाली, और ऐसे लेटर निकाले जिसपे लिखा हुआ था कि 3 घंटे में इतने मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। एफपीएससी का वो सब हमने पीपीएससी को जमा कराया हुआ है। आपने सिर्फ ये जो हमने कंप्लेन बनाई है ना, उसको एफपीएससी पे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लॉक करना है। एफपीएससी पे करें, सीएम पोर्टल पे करें, पीएम पोर्टल पे करें। सीएम पोर्टल पे तो आप लोगों को सिर्फ 0800023455 फ्री कॉल है, कोई कॉल के चार्जेस भी नहीं है। उस पर कॉल करें, अपना सीएनआईसी नंबर बताएं, कमीशन का बताएं और कंप्लेन लिखवाएं कि भाई हमें इतना टाइम नहीं मिलता और हमें जो है ना जो अपने शहरों में कंप्यूटर अलाउ नहीं किया जाता। बस इसमें कौन सी मुश्किल बात है? वे पीपीएससी कह रहे हैं, एफपीएससी नहीं कह रहे, वो गलती से बस 1-2 मरतबा नहीं। पीपीएससी कह रहे हैं। अगर पीपीएससी की आप देखें, पीपीएससी की 3 जगह पे कंप्लेन हो सकती है। नंबर 1 पीपीएससी के अपने सीएमएस में, नंबर 2 सीएम चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो हेल्पलाइन नंबर है 0800023455, उनका पोर्टल भी है, लेकिन पोर्टल इनएक्सेसिबल है, वो आपके लिए मुश्किल होगी। आप कॉल करके ये 2 इश्यूज नोट करें। नंबर 3 पीएम पोर्टल। पीएम पोर्टल पूरे पाकिस्तान को डील करता है और सीएम पोर्टल प्रोविंस को डील करेगा।
मतलब पीपीएससी का जो सीएमएस है वो अपने मैटर को डील करें। आप इन तीनों जगहों पे अपनी कंप्लेंट्स आज से ही नोट करवाएं। यकीन माने आप 100 लोग भी नोट करा देंगे ना, और जब प्रेशर पड़ता है, कंप्लेन पे कंप्लेन आती है, तो उनको फिर सोचना पड़ता है। ये काम करें आप जी। और कोई बच्चा? सर वो सीएसएस वाला इशू हो गया रिजॉल्व जो अब एनवीडीए के साथ पहले ये देते थे, अब 2025 में अगर आपके किसी जानने वाले ने अटेम्प्ट जी 2025 में कोई इशू नहीं हुआ। एनवीडीए भी मिला, जॉज भी मिला, और मैं उनका कंसल्टेंट हूँ। मैंने तमाम 8 लैपटॉप्स थे खुद उनके हेडक्वार्टर में, सब लैपटॉप्स में जॉज और एनवीडीए दोनों करके भेजे, और मैंने फीडबैक भी लिया। लाहौर में तो मेरे दोस्त दे रहे थे, उन्होंने फीडबैक दिया कि कोई इशू नहीं था, बिल्कुल स्मूथली चला काम। पिछले साल वाला वो जो एलिक्वेंट स्पीच नहीं थी वो मसला नहीं हुआ। एफपीएससी में सीएसएस में कंप्यूटर का आपको कोई इशू नहीं आएगा। चला वो मैं उनके साथ रियल टाइम में कनेक्टेड रहता हूँ। और वो आप लोगों का जिन लोगों ने मुझे फीडबैक भेजा वो मैंने उनको भेजा था, तो उन्होंने बल्कि हमारा शुक्रिया किया कि आप लोगों ने हमें बताया है। लोगों को पता ही नहीं ना होता, आप बताएंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या इशू है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। नहीं किसी का क्वेश्चन तो सब लोग लीव कर जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, आप वेबिनार में आए। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.